नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीएससी का जो आरओ का एग्जाम होने वाला है प्री का 27 जुलाई 2025 को, और यूपी पीसीएस 2025 का जो प्री वाला होने वाला है 12 अक्टूबर 2025 को। इन दोनों एग्जाम के लिए कई सारे फ्री इनिशिएटिव मैंने अनाउंस किए थे और सारा कमिटमेंट पूरा किया जाएगा। एक बार कमिटमेंट कर दिया तो पूरा करके रहता है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। पिक्स का रिवीजन हमने चालू कर दिया है टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, बिल्कुल फ्री में 3 बार पिक दी जाएंगी, उनको आप देखते रहिए। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह, पीडीएफ वगैरह बहुत सारी चीजें उसमें मिलती हैं। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टेलीग्राम ज्वाइन करके रखें और आगे भी ज्वाइन रहें जब तक सिलेक्शन वगैरह नहीं हो रहा है। फ्री क्विज की प्रैक्टिस करने के लिए एससीएस डेली क्विज में डेली 25 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। पिछले 6.5 साल से कई सारे एसडीएम, डीएसपी, आरओ, बीओ, कई पीसीएस के लोग उससे टॉपर्स तक उससे निकल चुके हैं, रैंक 1-2 तक। ठीक है, इसके अलावा ओनली करंट अफेयर हमारा चैनल है, ओनली करंट अफेयर। उसमें डेली करंट अफेयर की हम पिक दे देते हैं कि इतना करंट अफेयर जरूरी है, और प्लस उसके क्वेश्चन भी करवा देते हैं। तो ये तीनों फ्री टेलीग्राम चैनल आप एक बार ज्वाइन कर लीजिए और उसमें बने रहिए। तीनों की लिंक दी हुई है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक से ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा हमने जो बोला था आपसे कि भाई वीडियो क्लासेस भी हम आपको बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव के तहत देंगे। तो अभी हम शुरू में 75 दिन का बाकायदा स्टडी प्लान भी देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर भी करेंगे, प्लस उसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछेंगे, नए पैटर्न और ट्रेंड वाले, बिल्कुल, है ना। तो शुरू में ये 75 डेज की क्लास चलेगी। आरओ के 200 नंबर में से 140 यानी कि कट ऑफ वाला निकालने वाला के हिसाब से सब कुछ हम आपके लिए कराएंगे। 75 डेज की बिल्कुल फ्री क्लास होगी, सारे वीडियो फ्री रहेंगे, लेकिन सारे वीडियो की पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप के मेंबर्स को मिल सकती है। और ये 75 डेज के बाद हम फिर यूपी पीसीएस 2025 प्री के लिए डेडिकेट कर देंगे। मतलब अभी से लेकर लगातार 10-11 अक्टूबर तक सारे फ्री इनिशिएटिव आपको मिलते रहेंगे। पिक्स रिवीजन भी जो है एससीएस की डेली क्विज में जो है फ्री जीएस क्वेश्चन का रिवीजन भी, ओनली करंट अफेयर वाला भी, और यहां पे वीडियो क्लासेस भी बिल्कुल फ्री में। एक भैया अपील है आपसे कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करते रहना यार, लाइक करा करो यार, थोड़ा मोटिवेशन बना रहता है। एक कमेंट वगैरह कर दिया करो। दूसरी बात यह है कि भाई वीडियो में 5-6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे डेली आपसे, उनको आप ईमानदारी से अटेम्प्ट करके अपना ईमानदारी से स्कोर बताइएगा कि कितने आपके सही हो रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन नए पैटर्न वाले होंगे। देखिए 3 टेलीग्राम चैनल है हमारे, इनको ज्वाइन करके बने रहिए यहीं पे। ये वाला मेन चैनल है, यहाँ पिक्स का रिवीजन कराया जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पीडीएफ वगैरह सब मिल जाता है इसमें। बहुत सारे फ्री इनिशिएटिव चलते रहते हैं भाई। ये एससीएस डेली क्विज है, डेली इसमें क्विज फ्री में करा रहे हैं लगातार। ठीक है, ज्वाइन करके बने रहो इसमें, बिल्कुल फ्री है, 1 रुपया नहीं देना है इसमें। ये करंट अफेयर वाला चैनल है, डेली करंट अफेयर पढ़ो भी और उसकी प्रैक्टिस भी बिल्कुल फ्री में करो। तो फ्री इनिशिएटिव फॉलो करने वाले स्टूडेंट इस तरह से जो है आप तैयारी करते रहे। बाकी जिनके पास थोड़ी सी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी है और लास्ट में सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन का उनका टारगेट है, कट ऑफ निकालने का टारगेट है अगर आपका, तो चाहे आपका आरओ वाला एग्जाम हो, चाहे पीसीएस वाला एग्जाम हो प्री का, दोनों के लिए आपको 3 चीजें करनी है। एससीएस का पेड ग्रुप आप ज्वाइन करिए, एससीएस का सिलेक्शन मटेरियल से और प्लस जो रिकॉर्डेड वीडियो पेड ग्रुप में दिए गए हैं सिर्फ उनसे पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप प्रैक्टिस कर लें एससीएस पेड क्विज और एससीएस टेस्ट सीरीज से। अगर आपने ये कर लिया, दोनों का प्री का कट ऑफ हर हाल में निकल सकता है, चाहे जैसा पेपर आयोग पूछ ले। इजी, मॉडरेट, टफ, एंड कॉन्सेप्चुअल, लेंदी। एससीएस का आरओ का री एग्जाम का प्री का भी पेड ग्रुप चल रहा है, मेंस का भी ग्रुप चल रहा है। यूपी पीसीएस 2025 की शुरुआत से सिलेक्शन तक की भी तैयारी का कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है, प्री का भी और मेंस का भी। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज द्वारा डिवाइस रिवीजन कराया जा रहा है आरओ प्रीलिम्स एग्जाम के लिए 27 जुलाई को जो होगा। क्लास नंबर 23 तक हमारा कारवा पहुंच चुका है। काफ़ी सारे फैक्ट्स डिस्कस कर चुके हैं हम, और उसी फैक्ट से हमने क्वेश्चन पूछे थे क्लास नंबर 22 के बीच में। इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, और ऐसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने एग्जाम में। लंबे लंबे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में कई फैक्ट ही पूछे जाएंगे। आरओ के जीएस वाले में ये ध्यान रखिएगा। जैसे इसमें लोकेशन इन स्टेट और लेक ये पूछा गया है। ठीक, तो भीमताल ये उत्तराखंड में है, करेक्ट है। और रूपकुंड ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये भी एक्चुअली उत्तराखंड में ही है, तो ये सही सुमेलित नहीं है। लोकटाक जो है ये मणिपुर में है। ठीक है, और पुलिकाट जो है ये आंध्र और तमिलनाडु शेयर करते हैं। ठीक है, आंध्र और तमिलनाडु पुलिकाट लेक को शेयर करते हैं, आंध्र एंड तमिलनाडु। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बी वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, रूपकुंड उत्तराखंड चमोली में। 1953 में जो राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था, जिसको हम स्टडी कर चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लास में, इसके रिकमेंडेशंस को भी। इसमें कौन कौन मेंबर्स थे? तो तेज बहादुर सप्रू ने यहाँ पर मेंबर नहीं थे। फजल अली कमीशन हेड थे, के.एम. पणिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू ये यहाँ पर मेंबर्स थे। ठीक है, तेज बहादुर सप्रू किस फेमस अखबार से जुड़े हुए थे? ये आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे। और हृदयनाथ कुंजरू, एच.एन. कुंजरू का फेमस पब्लिकेशन कौन था? ये आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, हमने लिस्टिंग में कराया है हिस्ट्री में। और बल्कि के.एम. पणिक्कर का भी एक फेमस न्यूज़पेपर है। किस न्यूज़पेपर या मैगजीन से जुड़े थे आप कमेंट करके बता सकते हैं।
फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? जस्टिस फजल अली, के एम पड़िक्कर, हरदनाथ कुंजरू ये मेंबर थे, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर तीसरा। ये आरएस में पूछा गया था। फिर ये हरियाणा पीसीएस के सवाल हमने आपको दे दिए थे प्रैक्टिस के लिए। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईबुड़ी है, ये गलत है। पश्चिमी घाट की और पूरे सदर्न इंडिया की सबसे ऊंची अनाईबुड़ी है, ना कि ईस्टर्न घाट की। ईस्टर्न घाट की जिंदागड़ा या महेंद्रगिरी, जो भी आपके ऑप्शन में होगा वो सही होगा। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट का एलिवेशन नीचे है, ये गलत है। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट का एलिवेशन ज़्यादा है, ये हमने पढ़ाया है आपको। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ की उत्पत्ति कहाँ से? पश्चिमी घाट से, हम डिस्कस कर चुके हैं। कई सारी नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती हैं, जबकि पूर्वी घाट से गिनी चुनी नदियाँ ही निकलती हैं। ठीक है, उनके नाम भी हम बता चुके हैं आपको। नीलगिरी पहाड़ियों पर पूर्वी और पश्चिमी घाट एक दूसरे से मिल जाते हैं, ये करेक्ट है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बी वाला हो जाएगा। इसके बाद उत्तर वैदिक काल में बलि जो है ये टैक्स होता था, यानी कर या टैक्स होता था, टैक्स। इसके बाद नेशनल पार्क का मिलान करना है, तो सभी ने कर लिया था। महावीर हरिण वन स्थली नेशनल पार्क है तेलंगाना में, तो बी का वन जहाँ पर भी है वो एक्चुअली जो है बी का वन जहाँ पे होगा वो सही हो जाएगा। ये बी वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। मौर्य काल के प्रशासन अर्थव्यवस्था संबंधित यहाँ पर कुछ फैक्ट देख लेते हैं, क्योंकि मौर्य काल से मुझे लगता है इस वर्ष पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, मौर्य काल का प्राथमिक स्रोत जो है भू राजस्व होता था, और भू राजस्व में कोई भी चेंज जो है कौन करता था? डायरेक्ट जो शासक होता था, ठीक है, जो स्वामी जिसको कहा जाता था, स्वामी यानी कि जो रूलर होता था वो करता था। ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में स्वामी कहा गया है रूलर को। इसके बाद मृदा की उपज में मौर्य राज्य का हिस्सा अब भाग के रूप में लिया जाता था, भाग। ठीक है, जो आमतौर पर उपज का 1/6 भाग होता था। प्रोड्यूस का 1/6 पोर्शन जो है ये भाग होता था, और ये टैक्स के रूप में वसूला जाता था शासक के द्वारा। ठीक, भूमि दो प्रकार की होती थी। राजकीय भूमि, इससे प्राप्त आय को सीता के रूप में जानते थे। वे किसान जो खेती करने के लिए अपने बीज स्वयं और खेती के उपकरण का प्रयोग करते थे, उपज का आधा हिस्सा अपने पास रखते थे। और वे किसान जो जिन्हें राज्य बीज और उपकरण, मतलब राज्य से बीज और उपकरण मिलते थे, वो 1/3 या 1/4 हिस्सा अपने पास रखने की अनुमति प्राप्त करते थे, बाकी राज्य को चला जाता था। निजी भूमि जो होती थी, इससे प्राप्त आय को भाग के रूप में जाना जाता था। ये भूमि किसानों की होती थी। ठीक है, इन्हें कर के रूप में उपज का 1/4 या 1/6 हिस्सा देना पड़ता था निजी भूमि पर जो लोग खेती करते थे। कर नगद और उपज दोनों रूप में वसूला जाता था। तो अगर आपसे पूछ लें कि क्या टैक्सेशन मौर्य पीरियड में सिर्फ फसल के रूप में था? नहीं, नगद कर भी वसूला जाता था। टैक्स इन कैश वॉज ऑल्सो कलेक्टेड। राजुक जो होता था, ये भूमि की माप करने वाले जो है अधिकारी होते थे। ठीक है, और कर मुक्त गांवों को परिहारक की संज्ञा दी गई है। परिहारक कहा जाता था कर मुक्त गांवों को, जहाँ से कर नहीं लिया जाता था राजा के द्वारा, वो परिहारक विलेज कहलाते थे। कर मुक्त भूमि को उद्वालिक कहा जाता था और परिहार के रूप में जाना जाता था। ठीक है, उद्वालिक या परिहार ये कर मुक्त भूमि होती थी, यानी कि टैक्स फ्री लैंड। टैक्स फ्री लैंड ये उद्वालिक कहलाती थी। टैक्स फ्री लैंड वॉज नोन एज उद्वालिक। ये टर्म्स लर्न करना पड़ेगा आपको, ऐसे पूछे जा सकते हैं। आपातकालीन कर इमरजेंसी टैक्स लिया जाता था, जिसको प्रणय कर कहा जाता था। कौटिल्य के अनुसार यह शासनकाल में शासक द्वारा केवल एक ही बार लगाया जा सकता था, जब बहुत ही इमरजेंसी हो स्टेट पर। ये कर राज्य की आय के विभिन्न स्रोत होते थे। राज्य बेची गई वस्तु पर व्यापार कर, टोल टैक्स भी लेते थे। और कौन से कर लगते थे? इंटॉक्सिकेंट्स जो होते थे, जैसे शराब वगैरह की बिक्री पर कर लिया जाता था। माइनिंग टैक्स, सिंचाई कर, ये सब। ब्राह्मण, छात्र, अंधे लोग और जो बहरे लोग होते थे, ये सब व्यक्तियों को कर से छूट दी गई थी मौर्य काल में। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अगर हम बात करें तो केंद्रीय, प्रांतीय यानी कि सेंट्रल लेवल पर, प्रोविंशियल लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल के रूप में इसको बांटा जा सकता है। सेंट्रल, प्रोविंशियल, डिस्ट्रिक्ट लेवल। केंद्रीय स्तर पर जागीरदारी वाली क्षेत्र होते थे, यानी कुछ वेसल स्टेट होते थे, यानी कि उनके इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में मौर्य शासक को इंटरफेयर नहीं करते थे मौर्य अधिकारी, खाली उनको वहाँ से लैंड रेवेन्यू मिलता था। तो ये जागीरदारी वाले क्षेत्र होते थे। और कुछ शासक के प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले क्षेत्र होते थे, जिसमें मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन काम करता था। प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले क्षेत्रों को प्रोविंसेस में या जनपद के रूप में बांटा जाता था। तो प्रोविंस बेसिकली जनपद कहलाता था मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के समय में। और डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में बांटा जाता था। कुछ नगरीय सेंटर्स होते थे, यानी अर्बन सेंटर्स, कुछ रूरल सेंटर्स होते थे। रूरल सेंटर्स को फर्दर डिवाइड किया जाता था कुछ कह सकते हैं यूनिट्स में, यानी कि संग्रहण और खरवाटिक, इस तरीके से बांटा जाता था। और नगरीय जो सेंटर्स होते थे उनके लिए एक म्यूनिसिपल बोर्ड होता था। नगरीय सेंटर्स के लिए एक म्यूनिसिपल बोर्ड होता था।
हमारे एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि किस कह सकते हैं शासनकाल में एक अच्छी खासी नगर पालिका वाले प्रशासन की व्यवस्था देखने को मिलती है। तो म्यूनिसिपल बोर्ड की अवधारणा आपको मौर्यन पीरियड में देखने को मिलती है, गुप्त काल में ही खत्म हो गया था। तो एक इस्टेब्लिश्ड म्यूनिसिपल बोर्ड या फिर म्यूनिसिपैलिटी ये कहाँ पे देखने को मिलता है? मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के स्ट्रक्चर में। जिला स्तर पर प्रशासन कैसे किया जाता था? जिला स्तर पर जो सेंट्रल लेवल के अधिकारी नियुक्त किए जाते थे वो कौन होते थे? प्रादेशिक, फिर राजुक और युक्ता। प्रादेशिक सबसे बड़ा अधिकारी होता था, जैसे मंडलायुक्त आप कह सकते हैं प्रेजेंट डे, और राजुक जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर होता था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जैसा मान सकते हैं। युक्ता जो है ये उसके नीचे के ऑफिसर होते थे। यूपीएससी का भी पेपर हुआ था, उसमें जो है ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी 2025 वाले में कि अशोक के अभिलेखों से जो हमको पता चलता है कि प्रादेशिक, राजुक और युक्ता ये किस लेवल पर, किस स्तर के अधिकारी होते थे। तो ये अधिकारी जो है ये होते थे जिला स्तरीय प्रशासन के, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल अधिकारी होते थे। प्रादेशिक सबसे बड़ा अधिकारी, फिर राजुक, फिर युक्ता। मौर्यकालीन सिक्कों के बारे में बात करें तो अर्थशास्त्र में सिक्कों को रूप कहा गया है, ठीक है। जो सोर्सेस हैं कौटिल्य का जैसे अर्थशास्त्र है उसमें सिक्कों के लिए रूप शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक। कुछ प्रकार के सिक्के बताए गए, जैसे निष्क या सुवर्ण ये सोने के सिक्के होते थे। कारशापण, धरण या पण ये चांदी के सिक्के होते थे। मश्क या काकिनी ये तांबे के सिक्के होते थे। अर्थशास्त्र में कहा गया कि राज्य में सिक्के ढालने के कारखाने होते थे, जिसके हेड को लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था, जो मिंट का अध्यक्ष होता था। रूप दर्शक को सिक्कों का परीक्षक कहा जाता था। और मौर्यों का आर्थिक महीना जुलाई शुरू होता था, फाइनेंशियल मंथ जुलाई शुरू होता था। इसके अलावा पंच मार्क्ड कॉइन्स भी चलते थे। सिक्कों पर सांप, मोर और पेड़ जैसे छवियां देखी जा सकती हैं मौर्यकाल के सिक्कों पर। सिक्कों के पर केवल चित्र होते थे और कोई अन्य जानकारी या अभिलेख नहीं होते थे मौर्य सिक्कों पर। वैसे तो हम बिंदुसार से स्टडी करते हैं, लेकिन हम अशोक से आपको पढ़ाएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह हम स्किप कर दे रहे हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है अशोक के जीवन काल से। जैसे अशोक के कुछ नाम हैं, कई सारे इसके नाम हैं अशोक के, जैसे अशोक वर्धन विष्णु पुराण में मेंशनड है। अशोक का नाम बुद्ध शाह के मस्की इंस्क्रिप्शन में अशोक को कहा गया है। मगधाधिराज, मगध का शासक, भब्रू इंस्क्रिप्शन में कहा गया है। जैसे हमारे एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है, मतलब आरओ में नहीं, अन्य एग्जाम में पूछा गया था कि मगध का शासक अशोक है। इसकी जानकारी हमको किससे मिलती है? भब्रू इंस्क्रिप्शन से। महाराज कुमार इसको पनगुडरिया या बुधनी इंस्क्रिप्शन में कहा गया है। पिया दसवें राजा ये बराबर गुहालेख में लिखा गया है अशोक के बारे में। और अशोक का पर्सनल नेम हमको देखने को मिलता है मस्की, गुर्जरा, नेतूर और उदयगुलन इंस्क्रिप्शन में। ये एक बार यूपीपीएससी के ही एक एग्जाम में पूछा गया था कि अशोक का जो पर्सनल नेम है वो कहाँ मेंशनड है। मस्की, गुर्जरा, नेतूर और उदयगुलम में अशोक का पर्सनल नेम मेंशनड है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। मस्की इंस्क्रिप्शन में देवनाम पीएस अशोकस और गुर्जरा लेख में देवनाम पीस प्रियदर्शिनो अशोक राजस ये लिखा हुआ है। देवनाम प्रियदर्शी अशोक को रुमिन देव निगलवा, रूपनाथ और गिरनार इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है। और प्रियदर्शी लिखा गया है बैराट या भब्रू इंस्क्रिप्शन में और दीपवंश में। देवनाम पीय ये 12वें और 13वें शिलालेख में मेंशन नाम है। दीपवंश और महावंश में देवनाम पीय और प्रियदर्शी दोनों का उल्लेख है, ठीक है। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले 1750 में टी फैंथलर ने खोजा था, दिल्ली मेरठ इंस्क्रिप्शन को। अशोक के शिलालेखों की भाषा क्या कौन कौन सी है, ठीक है। अशोक के शिलालेखों की भाषा जो है प्राकृत है, ठीक है। जबकि पश्चिमोत्तर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं उसमें अरमाइक और यूनानी भाषा का प्रयोग किया गया है। और लिपि क्या है, स्क्रिप्ट क्या है, ब्राह्मी है। ज़्यादातर लेखों पर ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में लिखा गया है, कुछ जगहों पर खरोष्टी स्क्रिप्ट भी देखने को मिलती है, ठीक। तो भाषा कौन कौन सी? अरमाइक, ग्रीक और प्राकृत। और स्क्रिप्ट कौन सी? ब्राह्मी और खरोष्ठी, ब्राह्मी और खरोष्ठी। अशोक के जो इंस्क्रिप्शन है वो कहाँ कहाँ पे स्थित है, एक बार इससे क्वेश्चन आ चुका है तो ये हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे रूपनाथ इंस्क्रिप्शन आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? मध्य प्रदेश के जबलपुर में। गुर्जरा या गरजुरा देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश के दतिया डिस्ट्रिक्ट में। सहसाराम ये बिहार के शाहाबाद में। भब्रू या बैराट इंस्क्रिप्शन ये जयपुर जिले में देखने को मिलता है, राजस्थान में। मस्की इंस्क्रिप्शन कर्नाटक के रायचूर डिस्ट्रिक्ट में। ब्रह्मगिरी मैसूर के चित्रदुर्ग में। सिद्धपुर ये कर्नाटक में। जटिग्रामेश्वर इंस्क्रिप्शन ये कर्नाटक में। एर्रागुडी इंस्क्रिप्शन आंध्र प्रदेश के कर्नूल में। गोवी मठ ये मैसूर के कोप्पल में, मतलब ये भी कर्नाटक में। और पालीगंडू कर्नाटक में। आंध्र के कर्नूल जिले में राजुल मंडगिरी इंस्क्रिप्शन। अरोरा इंस्क्रिप्शन उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में। सरोमारो इंस्क्रिप्शन ये शहडोल मध्य प्रदेश में। नेतूर इंस्क्रिप्शन मैसूर में।
उडयगोलन बेल्लारी कर्नाटक में, पनगुड़रिया सीहोर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में और सन्नाटी इंस्क्रिप्शन गुलबर्गा कर्नाटक में। तो उत्तर प्रदेश के मतलब माफ़ कीजिएगा, अशोक के इंस्क्रिप्शन जो हैं पूरे देश में लगभग पाए गए हैं, साउथ इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। जो अशोक के जो प्रांत होते थे उनको कमिश्नरेट्स में पहले बांटा जाता था, फिर जिलों में, फिर स्थानीय कहा जाता था, फिर 2 द्रोणमुख, फिर एक खरवाटिक, फिर संग्रहण, फिर अंतिम इकाई यहाँ पे ग्राम की होती थी, ठीक है। तो हायरार्की ध्यान रखिएगा। और 5 प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया गया था अशोका के प्रांतों को, मतलब अशोका के पूरे राज्य को 5 प्रांतों में डिवाइड किया गया था। उनकी राजधानी देख लेते हैं, जैसे दक्षिणापथ की राजधानी ये सुवर्णगिरी थी, उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी, कलिंग की राजधानी तोसली थी, प्राची की राजधानी या प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र थी और अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी थी। इन 5 प्रोविंसेस में अशोका ने अपने क्षेत्रों को डिवाइड किया था। कलिंग जो क्षेत्र था ये नया जीता था अशोक ने, मतलब अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में। बाद में अशोक ने कोई युद्ध नहीं लड़ा, जो है धम्म घोष में बदल दिया था अपनी नीति को। बायोजियोकेमिकल साइकिल या जैव भू रासायनिक चक्र के बारे में बात करेंगे। तो जीवित पदार्थ या आवश्यक तत्वों के संचालन के लिए किसी भी प्राकृतिक मार्ग को जो है जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। जैसे हमने आपको इकोसिस्टम पढ़ाया कि जीव होते हैं, पदार्थ होते हैं, आपस में इंट्रैक्शन करते हैं, तो इंट्रैक्शन का एक पाथवे बनता है, उसी को बायोजियोकेमिकल साइकिल कहा जाता है। नेचुरल पाथवे बाय विच एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ लिविंग मैटर आर सर्कुलेटेड। लिविंग मैटर के लिए जो एसेंशियल एलिमेंट होते हैं जब वो सर्कुलेट होते हैं पूरे इकोसिस्टम में, ठीक है, तो उसी सर्कुलेशन को या फिर उसी पाथवे को बोला जाता है बायोजियोकेमिकल साइकिल। इसके बारे में एग्जाम में आ चुका है डेफिनेशन वाइज। इसके कार्यात्मकता के बारे में अभी तक नहीं पूछा गया है, वैसे तो इंडिविजुअली तो पूछा गया है। जैसे बायोजियोकेमिकल साइकिल कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन साइकिल, इसके बारे में अलग से पूछा जा चुका है, ठीक है। सल्फर साइकिल होती है एक, जो है कह सकते हैं वाटर साइकिल होती है, कार्बन साइकिल होती है। आगे के वीडियोस में मैं उसको करने वाला हूँ, क्योंकि इससे पूछा नहीं गया है। कई बार अनटच्ड टॉपिक जो होता है एकदम से हमारे सामने आ जाता है। तो भू रासायनिक चक्र के जो जितने भी टाइप्स होते हैं, नाइट्रोजन साइकिल खास करके, कार्बन साइकिल, सल्फर साइकिल, वाटर साइकिल, इन सबको डिस्कस करेंगे। नाइट्रोजन साइकिल से तो आरओ मेंस में पूछा गया था 2021 वाले में, अगर आपको याद हो। तो जैव भू रासायनिक चक्रों के भीतर तत्व जीव मंडल के निर्जीव घटकों से जीवित घटकों तक और वापस विभिन्न रूपों में प्रभावित होते हैं। तो इसी बायोजियोकेमिकल साइकिल के माध्यम से जो तत्व यानी एलिमेंट्स होते हैं अपना फॉर्म चेंज करते हुए निर्जीव यानी अजैविक घटकों से जीवित घटकों यानी बायोटिक कंपोनेंट्स तक ट्रैवल करते हैं। ऊर्जा और पोषक तत्वों का संचलन पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख कार्य हैं, ठीक है। एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट सर्कुलेशन आर द मेजर फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, ये हम पहले ही बता चुके हैं। एनर्जी लॉस्ट एज हीट वेयर न्यूट्रिएंट्स आर रिसाइकल्ड इनडेफिनेटली। ये जो स्टेटमेंट है या सेशन रीजन में आ सकती है, अभिकथन में और कारण में ये दे सकते हैं आपको एग्जाम में, ठीक है, कि एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट, मतलब जो ऊर्जा है वो कह सकते हैं हीट या ऊष्मा के फॉर्म में नष्ट हो सकती है, या फिर मतलब नष्ट तो होती नहीं ऊर्जा, वैसे एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नाइदर बी लॉस्ट, इट इज़ ट्रांसफॉर्म्ड। तो काफ़ी सारी एनर्जी हीट के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और उसको जैव कह सकते हैं फूड चेन में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। वो हीट के रूप में ट्रांसफॉर्म होकर के चली जाती है एक पोषी स्तर यानी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक उसको फिर नहीं पहुंचाया जा सकता दोबारा। तो एनर्जी लॉस्ट एज हीट वेयर न्यूट्रिएंट्स आर रिसाइकल्ड इनडेफिनेटली। न्यूट्रिएंट्स यानी जो पोषण तत्व होंगे वो इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम तक रिसाइकिल होते रहते हैं, वो हीट के माध्यम से लॉस नहीं होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अगर अभिकथन में आ जाता है तो ये सही होगा, ठीक है, कि न्यूट्रिएंट्स आर रिसाइकल्ड इनडेफिनेटली, यानी कि पोषक तत्वों का अनिश्चित काल तक पुनर्चक्रण होता रहता है, ये सत्य है। एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल एंड नॉन साइक्लिक वेयरएज मूवमेंट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स इट्स साइक्लिक। ऊर्जा प्रवाह एक दिशी होता है, गैर चक्रीय होता है, जबकि खनिज पोषक तत्वों की गति चक्रीय माध्यम से होती है, ये ध्यान रखना है। न्यूट्रिएंट साइकिल अकर्स एज एनिमल्स एंड प्लांट्स कंज्यूम न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन द सॉइल। अब पोषक तत्वों का चक्रण होता ही क्यों है? क्योंकि जानवर और पौधे मृदा में पाए जाने वाले पोषक तत्वों का उपभोग करते हैं और ये पोषक तत्व पौधों जानवरों की मृत्यु के बाद अपघटन की प्रक्रिया से वापस पर्यावरण में वापस चले जाते हैं। यानी कि जो भी आप नेचर से लेते हैं एक ना एक दिन इसको वापस करके जाएंगे, तभी कहा जाता है कि हम क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे। तो लोगों को लगता है कि हम उनका बैंक बैलेंस तो उनके पास है, उनके बच्चे यूज़ करेंगे, लिटरली तो वो सही है, लेकिन जो आपने नेचर से लिया जन्म लेने से लेकर
भ्रूण बनने से लेकर अंतिम अवस्था तक पहुंचने तक, वापस पंच तत्वों में विलीन होने तक, जो भी आपने नेचर से लिया वो आप यहीं पर छोड़ करके चले जाएंगे, हम आप सभी। ठीक, जो भी हमने नेचर से लिया एक दिन हम नेचर को वापस कर देंगे। तो पौधे पोषक तत्व मृदा से लेते हैं और जानवर तो मृदा में ही वापस कर देते हैं, क्योंकि मृदा में ही मिल जाते हैं एक ना एक दिन। ठीक, तो ये यहाँ पे जैव भू रासायनिक चक्र होता है। अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन साइकिल होता है, ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल होता है, कार्बन साइकिल होता है, ये दो मेजर वाले हैं। बाकी सल्फर साइकिल भी होता है, इसको आगे के वीडियोस में हम लोग करेंगे। नेक्स्ट में नाइट्रोजन साइकिल हम लोग जरूर करेंगे। ये क्वेश्चन हमने पूछा था, इसका आंसर कई सारे लोगों ने किया है। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम सबसे पहले इसको लाया गया था 1986 में। ठीक, संपूर्ण स्वच्छता अभियान ये 1999 में लाया गया था, 1999 में। और स्वच्छ भारत मिशन 2014 का है, 2014। और ग्रामीण स्वच्छता रणनीति 2019 से 2029 तक ही लागू हो रही है। तो हमारा क्या यहाँ पे क्रम बनेगा सही, डी वाला बन जाएगा, 1 2 3 4 डी। इसके अलावा नीति आयोग की बहुआयामी निर्धनता रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में बहुआयामी गरीबी में सबसे अधिक सुधार देखा गया है? तो महाराजगंज में सर्वाधिक सुधार दर्ज किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। और ये बी.आर. अम्बेडकर वाला क्वेश्चन, जैसे हमने बताया कि बी.आर. अम्बेडकर हिमसेल्फ डिड नॉट सपोर्ट अ नॉन आर्यन थ्योरी ऑफ दलित शूद्र आइडेंटिटी। उनके फॉलोअर्स कुछ भी माने, लेकिन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कभी भी दलित शूद्र पहचान के लिए जो नॉन आर्यन सिद्धांत है उसका समर्थन नहीं किया कि मूल निवासी यहाँ का है, आर्यन बाहर से आया है, ये सब कभी नहीं माना अम्बेडकर जी ने। उन्होंने अपने खुद की ऑटोबायोग्राफी में ये सब लिखा है। डॉक्टर अम्बेडकर ने आर्य आक्रमण सिद्धांत को कभी स्वीकार नहीं किया था, ये सही है। उन्होंने कहा था कि अंग्रेजों ने झूठ फैलाया है, कोई भी आर्यन इन्वेशन कभी हुआ ही नहीं। ठीक है, ये मत था उनका। सी यहाँ पे सही है, 1 and 2 बोथ करेक्ट। तो आप लोगों की बेहद डिमांड के ऊपर हम आ चुके हैं एक बार फिर से कैलेंडर चैप्टर के साथ, लेकिन केवल बस देखने भर का कैलेंडर है, असली कंसेप्ट कुछ और ही लग रहा है। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और। अब देखो, ये कैलेंडर इसलिए हमने बोला क्योंकि यहाँ पे महीनों के नाम दे रखे हैं, जनवरी, दिसंबर, अक्टूबर वगैरह वगैरह। अब लेकिन ये कैलेंडर के किसी कंसेप्ट से सॉल्व होगा ही नहीं, ये नंबर सीरीज़ के तरीके है। जैसे जनवरी से जनवरी, तो इसे आप 0 मान सकते हो, 0 का गैप है क्योंकि कुछ है ही नहीं है डिफरेंस, पहले भी जनवरी और बाद में भी वही। अब यहाँ देखो, जनवरी से दिसंबर, तो यहाँ -1 आप कह सकते हो, एक महीना पीछे चले गए। ये दिसंबर से अक्टूबर, तो -2 आप कह सकते हो। फिर यहाँ देखो, मार्च से अक्टूबर -5 है, तो 0 -1 -2, उसके बाद अगर हम -3 देखें तो अक्टूबर 10वां महीना, -3 किया तो 7 आ जाएगा, जो कि होना चाहिए जुलाई। जुलाई से -4, जुलाई 7वां, -4 मतलब 3, तो मार्च वही दिया हुआ है। उसके बाद -5 कर ही लिया, आपकी करते हैं -6, तो अक्टूबर 10वां महीना -6 किया तो 4 आ जाएगा, जो कि होता है अप्रैल। तो पहले जुलाई और उसके बाद अप्रैल। इस तरह से आप ये आंसर निकाल सकते थे। ये पैटर्न बहुत ही पॉपुलर हो रहा है और उम्मीद है इस तरीके के सवाल आपको आने वाले यूपी पीसीएस के सभी एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेंगे, जिसमें 2 अलग अलग चैप्टर को मर्ज करके सवाल बनाया जाता है। अब इसमें कैलेंडर आपको दे जरूर दिया, लेकिन उसका कोई कंसेप्ट यूज़ नहीं हुआ। एक नए चैप्टर से क्वेश्चन लेके आ चुके हैं आपकी 53 नंबर, ऑर्डर और रैंकिंग से। 2 लोगों की बात हो रही है, एक है ए, दूसरा है बी। 11वें पोजीशन पे है लेफ़्ट से। अगर हम ऐसे चलें इधर से, तो ये लेफ़्ट से इसकी रैंक हो जाएगी कितनी, 11वीं। ऐसे ही एक बंदा बी है, उसके राइट से अगर हम ऐसे देखें तब उसकी रैंक राइट से हो जानी है 10वीं। दोनों ने अपनी जगह बदल ली, ए यहाँ आ गया और बी खिसक के यहाँ आ गया। तो उसके बाद ए लेफ़्ट से हो जाता है 18। अब एक चीज़ बताओ, ए राइट से कितना होगा, 10, क्योंकि ए है कहाँ, जहाँ बी पहले था, और बी की रैंकिंग 10 थी, अब वही रैंकिंग ए को मिल चुकी है, जो कि है राइट से 10वीं। अब सेम बंदे की रैंक आपको लेफ़्ट राइट दोनों से पता है, तो आप इस लाइन में कितने लोग हैं वो निकाल सकते हो। आपसे पूछा हुआ है ए और बी को छोड़ के कितने और लोग हैं, तो इनको मिला के कितने लोग हैं ये देख लो पहले। 18, 10, 28 में एक गया 27, क्योंकि लेफ़्ट प्लस राइट -1 से आप निकालते हो टोटल। 18, 10, 28 में एक कम किया तो 27।
अब ए और बी को छोड़ देना है, तो 2 लोग को और कम कर दिया तो 25। तो आज हमने आपकी रिक्वेस्ट आप कह सकते हो पूरी करी भी और नहीं भी, और ये हमने इसलिए किया क्योंकि बदलते पैटर्न से आपको अवगत भी कराना था। अभी एक चीज़ और, रीजनिंग के उस चैप्टर का नाम लिख के बताओ जिससे आपको जानना है, और अगर वो आरओ के हिसाब से ज़रूरी होगा तभी उसका क्वेश्चन लेके हम आएंगे। इसके बाद साइंस के एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है एब्सोल्यूट और रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को उर्दू में कहते हैं नमी और हिंदी में आर्द्रता। आप लोग को जैसा कि मालूम है कि एयर कुछ और नहीं, कई सारी गैसों से मिलके बना एक मिक्सचर होता है। इसमें नाइट्रोजन 78%, नाइट्रोजन के बाद आती है ऑक्सीजन जो कि 20-21% के आसपास होता है। आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि पौधों को नाइट्रोजन किस रूप में चाहिए होता है, बता दीजिए जल्दी से। और भी तमाम सारी गैसें होती हैं। कहेगा कौन सी इनर्ट गैस सबसे ज़्यादा होती है हवा में, तो आर्गन। ओवरऑल बात करें तो नाइट्रोजन। तो इस हवा में वाटर वेपर भी होता है। इसके मॉलिक्यूल जो ये हवा वाले हैं, इसमें गैस की फॉर्म में पानी भी भरा होता है। तो जितना ये गैस की फॉर्म में पानी भरा हुआ है ना, इसी को आप नमी अथवा आर्द्रता और अंग्रेजी में ह्यूमिडिटी कह देते हो। अब रिलेटिव और एब्सोल्यूट का क्या मतलब होता है समझते हैं ध्यान से अगले 1 मिनट में। ये जो आपको तीनों गिलास दिख रहे हैं, इसे आप एयर का एक मॉलिक्यूल मानो। अब यहाँ पे गिलास पूरा भरा है, अर्थात 100% भरा है। तो इसकी जो क्षमता होती है ना, कि उस क्षमता का कितना परसेंट यहाँ पे पानी भरा हुआ है या वाटर वेपर भरा हुआ है, वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाता है। किसी एक विशेष टेम्परेचर के ऊपर उसकी जितनी क्षमता है उसका कितना परसेंट यहाँ पे आर्द्रता है या फिर वाटर वेपर उसमें भरा हुआ है, यही रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाती है। और जितना एग्जैक्ट यहाँ पर पानी भरा हुआ है वो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हो जाती है। अब इधर देखो, ये 30 डिग्री का टेम्परेचर है। अब इसमें 100 ml की क्षमता मान के चलिए इस गिलास की है, तो ये 100 का 100 भरा हुआ है। तो ये जो 100 ml है ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, और चूंकि ये 100% भरा हुआ है इसीलिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहाँ पे 100% हो जाएगी। अगर इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, आप जैसा कि जानते हो कि बॉयल भैया क्या बोले थे कि जैसे ही आप गैस का टेम्परेचर बढ़ाइएगा उसके मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। और उसी चीज़ को दर्शाने के लिए यहाँ पे हमने ग्लास का साइज़ बढ़ा दिया। यहाँ ग्लास के साइज़ का बढ़ने का मतलब आप ऐसे समझो कि जो भी एयर है वो एक्सपेंड कर गई है। बॉयल्स में हमने बताया था पिछले वीडियो में ही। तो 100 ml पानी अभी भी है, लेकिन चूंकि गिलास का साइज़ बढ़ चुका है, इसी के लिए टोटल जितनी क्षमता अब इसकी है उसका 71% ही ये भरा है। अब अगर टेम्परेचर और बढ़ा दिया जाए, 49 डिग्री कर दिया जाए, तो इस गिलास का साइज़ और बढ़ जाएगा, क्योंकि हवा के बीच उसके जो मॉलिक्यूल हैं उसके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा और उसकी क्षमता भी बढ़ जाएगी ज़्यादा पानी अपने अंदर लेने की। तो उसी चीज़ को दिखाने के लिए हमने यहाँ पे गिलास का साइज़ बढ़ा दिया है। तो 100 ml अभी भी उसमें पानी है, लेकिन जितना इसका साइज़ है उससे अगर कंपेयर करें तो ये 36% ही है। ये जो 100 ml है यहाँ पे तो 100% है, क्योंकि इसकी क्षमता इतनी है। यहाँ टेम्परेचर बढ़ने की वजह से मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ा, जिसको दिखाने के लिए हमने ग्लास का साइज़ बढ़ा दिया। और ग्लास के साइज़ के बढ़ने के बाद इसकी जो टोटल क्षमता है इसका 71% यहाँ पे भरा हुआ है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे कम होती जाएगी। उसका परसेंटेज गिर रहा है ना धीरे धीरे, पहले 100%, फिर 71% और अब की 36% ही बचा, क्योंकि क्षमता यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की बढ़ गई है, जिसको दिखाने के लिए हमने यहाँ पे ग्लास का साइज़ बढ़ा दिया है। और तीनों में एक बात नोटिस करो कि 100 ml पानी तीनों में ही है, तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अभी भी वही है, लेकिन गिलास के साइज़ में चेंज होने की वजह से उसका परसेंटेज डाउन चलता गया। और गिलास का साइज़ क्यों चेंज हुआ? टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। उम्मीद है ग्लास के साइज़ के चेंज होने को आप रिलेट कर पा रहे हो हवा के मॉलिक्यूल के साइज़ के बढ़ने से या फिर उनकी बीच की स्पेस बढ़ने से। अभी इसका उल्टा केस लेते हैं। हम हैं यहाँ पे, टेम्परेचर 49 है, उसको हमने 36 कर दिया, तो हवा ठंडी हो गई, उसके
बीच की स्पेस घट गई, जिसको दिखाने के लिए हमने ग्लास के साइज़ को छोटा कर दिया। तो पहले उसमें जितना पानी आता था, पानी अभी भी उतना ही है, तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी तो कांस्टेंट है, लेकिन साइज़ छोटे होने की वजह से उसकी क्षमता कम हो गई और अब उतना ही पानी ज़्यादा परसेंटेज में दिखा रहा है। और टेम्परेचर और ज़्यादा डाउन करके हम 30 पे ले आए, तो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस और ज़्यादा कम हो गया, जिसको दिखाने के लिए हमने ग्लास के साइज़ को और छोटा कर दिया, और वहाँ पे यही 100 ml 100% हो जाता है, क्योंकि क्षमता कम होने की वजह से वही 100 ml यहाँ पे कम पड़ रहा है, पूरा भर गया है, नहीं पहले स्पेस बच रही थी। तो अगर कहेगा कि टेम्परेचर बढ़ने पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होगी, क्योंकि पहले 100%, फिर 71, फिर 36 हो गई, वहीं टेम्परेचर कम होने पे वो लगातार बढ़ती चली जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा जब ग्लास से पानी उबलने लगेगा, और वो होता है ड्यू पॉइंट। जब हवा के मॉलिक्यूल की क्षमता पूरी हो जाए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी अर्थात 100% हो जाए, तो पहली बूंद उसकी यहाँ पे गिर जाती है, और यही ड्यू पॉइंट हो जाता है, जिस वजह से बारिश हो जाती है। बड़े बुजुर्ग दिन को देख के ही कि यहाँ पे उमस ज़्यादा है कि कम, और अगर पूरे दिन उमस रहेगी तो अंदाज़ा लगा लिया जाता है कि रात के 8 बजे बारिश होगी, और वो कई बार सही भी हो जाता था। उसकी वजह यही है कि एक तो टेम्परेचर डाउन जा रहा है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहाँ पे लगातार बढ़ रही है, और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये पानी यहाँ से बाहर आ जाएगा सेम टू सेम। खैर, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो ये 19 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद इसे सॉल्व करके बताइए। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, बताइए ज़रूर, जो लोग जो भी आंसर देंगे उनका सही है कि गलत, ये बात हम खुद आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में।